Subscribe to Matters English channel and press the bell icon for the latest video updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैटर्स इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से एक पुराने लेसन के बारे में। सबसे डिमांडिंग लेसन था जिस टाइम मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू किए थे, वोकैबुलरी। सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 ऐसी वोकैबुलरीज के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और आज मैं लेकर आया आपके लिए कुछ यूनिक सेंटेंसेस भी। किस तरह से एक पर्टिकुलर सेंटेंस जो आपके दिमाग में लगता है कि ये ऐसे बनेगा, उसे किस और टर्म में हम बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 8 ऐसी वोकैबुलरीज जो कि शायद ही आपने कभी सुनी होगी। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैटर्स इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला वर्ड जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, स्पॉइल्ड ब्रेट। स्पॉइल्ड ब्रेट एक तरह से एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है रूट चाइल्ड। मतलब कि जो भी बच्चा होता है वो बिगड़ जाए अगर अपने पेरेंट्स के प्यार से, उसे कहा जाता है स्पॉइल्ड ब्रेट। आप देखिएगा बहुत बार कि जब भी पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार पे रखते हैं तो वो बिगड़ जाता है, तो उस बच्चे को कहा जाता है स्पॉइल्ड ब्रेट। इसका कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं किसी भी एक बच्चे का एग्जाम्पल लेकर। स्पॉइल्ड ब्रेट मतलब कि जो बच्चा बिगड़ जाए लाड़ प्यार में, पैम्पर में, उसे कहा जाता है स्पॉइल्ड ब्रेट। आइए देखते हैं दूसरा वर्ड। आज का दूसरा वर्ड है फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है भड़कीला या फिर आकर्षक। आप इसे याद रख सकते हैं होली के एग्जाम्पल से। आप होली में बहुत सारे कलर्स यूज करते हैं, उन कलर्स में जो भी कलर थोड़ा सा भड़कीला होता है, थोड़ा सा अच्छा कलर, लाइट कलर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है, उसे कहा जाता है फ्लैम्बॉयंट कलर। तो फ्लैम्बॉयंट कलर का मतलब होता है भड़कीला रंग। या फिर आप इसे यूज कर सकते हैं किसी भी अच्छी चीज के साथ जो कि दिखने में बहुत अच्छी दिख रही है, आकर्षक लग रही है, उसके साथ यूज किया जा सकता है फ्लैम्बॉयंट। आइए देखते हैं इसका कुछ सेंटेंसेस, क्लियर हो जाएगा। तो फ्लैम्बॉयंट का सेंटेंस है, उसकी पर्सनालिटी इंग्लिश सीखने के बाद आकर्षक हो गई है। उसकी पर्सनालिटी इंग्लिश सीखने के बाद आकर्षक हो गई है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, he has a flamboyant personality after learning English. He has a flamboyant personality आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। या फिर इसे इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि हिज पर्सनालिटी इज फ्लैम्बॉयंट आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। हिज पर्सनालिटी इज फ्लैम्बॉयंट आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। उसकी पर्सनालिटी इंग्लिश सीखने के बाद आकर्षक हो गई है। आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है फ्लैम्बॉयंट का, त्योहार में भड़कीले रंगों का उपयोग किया गया। त्योहार में भड़कीले रंगों का उपयोग किया गया। तब इसका इंग्लिश बनेगा, द फेस्टिवल वाज फुल ऑफ फ्लैम्बॉयंट कलर्स। द फेस्टिवल वाज फुल ऑफ फ्लैम्बॉयंट कलर्स। अब आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अलग सेंटेंस बना है। अगर मैं आपको इससे मैं आपके वे में बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तब इस सेंटेंस का इंग्लिश होगा, फ्लैम्बॉयंट कलर्स यूज्ड इन फेस्टिवल। फ्लैम्बॉयंट कलर्स यूज्ड इन फेस्टिवल। ये था आपका तरीका। और जो सबसे पहला सेंटेंस मैंने कहा था, द फेस्टिवल वाज फुल ऑफ फ्लैम्बॉयंट कलर्स, ये था एक अच्छी इंग्लिश में किसी सेंटेंस को कहने का तरीका। तो दोनों ही डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोनों ही सेंटेंस सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी। नेक्स्ट वोकैबुलरी है ये। अब इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? इसे प्रोनाउंस किया जाता है अबिस्मल। अबिस्मल का मतलब होता है बहुत ही बुरा। अगर कोई काम ऐसा हो जाए कि वो बहुत बुरा लगता है होने में, या फिर दिखता है किसी पर्सन को क्या है तो बहुत बुरा हुआ, उसे कहा जाता है अबिस्मल। आइए देखते हैं इसका एक सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा। तो अबिस्मल का सेंटेंस है, सलाखों के पीछे रहना बहुत बुरा है।
सलाखों के पीछे रहना बहुत बुरा है। तब इसका इंग्लिश बनेगा टू लीव बिहाइंड द बार्स इज अबिस्मल। टू लीव बिहाइंड द बार्स इज अबिस्मल। सलाखों के पीछे रहना बहुत ही बुरा है। देखते हैं इसका एक और सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है अबिस्मल का। उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज की कमी है। उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज की कमी है, या फिर इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि उसमें बहुत ही कम नॉलेज है। तब इसका इंग्लिश बनेगा he has a abysmal lack of knowledge. He has a abysmal lack of knowledge. उसमें नॉलेज की बहुत कमी है। इस तरह से बनाए जाएंगे अबिस्मल के सेंटेंस, जहां पर हम इसे कहें बहुत ही बुरा या फिर बहुत ही कम। आइए देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी। आज की फोर्थ वोकैबुलरी है वेहमेंटली। वेहमेंटली जिसका मतलब होता है बहुत ही उग्र या फिर बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया। अगर मैं आपसे बात करूं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे लोगों में हड़कंप मच जाए, लोग कहें यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहां यूज किया जाएगा वेहमेंटली। वेहमेंटली का मतलब होता है उग्र या फिर तीव्र प्रतिक्रिया। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा। तो वेहमेंटली का सेंटेंस है डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी ने लोगों की आमदनी पर उग्र आक्रमण किया। दोबारा सुनते हैं, नोटबंदी ने लोगों की आमदनी पर उग्र आक्रमण किया। तब इसका इंग्लिश बनेगा द डीमोनेटाइजेशन अटैक्ड ऑन पीपल्स रेवेन्यू vehemently. The demonetization attacked on people's revenue vehemently. नोटबंदी ने लोगों की आमदनी पर उग्र आक्रमण किया। The demonetization attacked on people's revenue vehemently. बहुत ही मतलब जिसे कहें कि उग्र आक्रमण, बहुत ही बुरी तरह से आक्रमण किया। लोगों की आमदनी पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा था जब नोटबंदी हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है वेहमेंटली का। डॉक्टर्स हमेशा धूम्रपान का विरोध करते हैं या फिर धूम्रपान का उग्र विरोध करते हैं। तब इसका इंग्लिश बनेगा द डॉक्टर्स ऑलवेज वेहमेंटली अपोज ऑफ स्मोकिंग। इस सेंटेंस में कुछ ऐसा सेंस भी आ रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर मना कर रहे हैं उस चीज को लेने के लिए। तो इसे इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि द डॉक्टर्स ऑलवेज वेहमेंटली अपोज या फिर वेहमेंटली डिनाई ऑफ स्मोकिंग। द डॉक्टर्स वेहमेंटली डिनाई ऑफ स्मोकिंग। तो दो सेंटेंस हमें मिले, द डॉक्टर्स वेहमेंटली अपोज ऑफ स्मोकिंग या फिर द डॉक्टर्स वेहमेंटली डिनाई ऑफ स्मोकिंग। इसे दोनों ही तरीके से बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। आज की फिफ्थ वोकैबुलरी है क्रक्स। क्रक्स का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि किसी घटना का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो। मान लीजिए कोई इंसिडेंस हुआ या फिर उस इंसिडेंस में आपको ऐसा लगा कि ये बंदा जो है वो एक मुख्य कड़ी है इस पर्टिकुलर इंसिडेंस की, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ, उसमें किसी बंदे ने किसी बंदे को देखा कि यह इसी के कारण एक्सीडेंट हुआ है, तो वह उस एक्सीडेंट की एक मुख्य कड़ी बन जाता है। तो उसे परिणाम कहें या फिर किसी भी इंसिडेंस की एक मुख्य कड़ी कहें, उसे कहा जाता है क्रक्स। आइए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर क्रक्स का सेंटेंस है इस घटना का महत्वपूर्ण अंश यह है कि मनीष को क्यों गिरफ्तार किया गया। वापस से सुनते हैं, इस घटना का महत्वपूर्ण अंश यह है कि मनीष को क्यों अरेस्ट किया गया या गिरफ्तार किया गया। तब इसका इंग्लिश बनेगा, पार्ट बाय पार्ट बनाते हैं। इस घटना का महत्वपूर्ण अंग यह है कि द क्रक्स ऑफ दिस इंसिडेंट इज दैट मनीष को क्यों गिरफ्तार किया गया। व्हाई मनीष वाज गॉट अरेस्टेड। पैसिव वॉइस बनाते हैं इसको एक फ्लो में।
इस घटना का महत्वपूर्ण अंश यह है कि मनीष को क्यों गिरफ्तार किया गया। द क्रक्स ऑफ दिस इंसिडेंट इज दैट व्हाई मनीष वाज गॉट अरेस्टेड। द क्रक्स ऑफ दिस इंसिडेंट इज दैट व्हाई मनीष वाज गॉट अरेस्टेड। मनीष को क्यों गिरफ्तार किया गया। इस तरह से बनाया जाता है क्रक्स का सेंटेंस, जहां पर आप बात करें परिणाम की, किस चीज का परिणाम क्या होगा, या फिर आप किसी की घटना की बात करें, उस घटना में एक मुख्य कड़ी क्या हो सकती है, केस को सॉल्व करें, इसमें एक मुख्य कड़ी क्या हो सकती है, वहां यूज किया जाता है क्रक्स का। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। आज का 6th वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट एक तरह से एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही कम बोलने वाला व्यक्ति, अल्पभाषी जिसे हम कहें, बहुत ही कम बोलता है जो व्यक्ति, उसे कहा जाता है रेटिसेंट। आइए देखते हैं इसके सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा। तो रेटिसेंट का सेंटेंस है वह अपने काम के बारे में कुछ नहीं बोलता। वह अपने काम के बारे में कुछ नहीं बोलता। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे दो वे में। पहला वे होगा जिस तरह से आप बनाते हैं, और दूसरा वे होगा जिसमें कि स्टैंडर्ड इंग्लिश में सेंटेंस बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं पहला वे। He doesn't say anything about his work. He doesn't say anything about his work. वह अपने काम के बारे में कुछ नहीं बोलता। सेकेंड वे होता है स्टैंडर्ड इंग्लिश का, जिसे बनाया जाता है He is extremely reticent about his work. He is extremely reticent about his work. मतलब कि वह अपने काम के बारे में कुछ नहीं बोलता, अल्पभाषी अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताता, मतलब बात ही नहीं करता अपने काम के बारे में, इसलिए यहाँ पर यूज किया जाएगा रेटिसेंट को। एक वोकेबलरी का जब आप यूज करते हैं ना किसी भी सेंटेंस में, तो बहुत ही यूनिक बन जाता है, बहुत ही अच्छा भी लगता है सुनने में। आपको फर्क पता होगा पहले वाले सेंटेंस और दूसरे वाले सेंटेंस में कितना ज्यादा डिफरेंस आया है। सेकेंड सेंटेंस बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में, जबकि पहला सेंटेंस एक नॉर्मल इंग्लिश में बनाया गया है। तो यूज कीजिएगा हमेशा इन वोकैबुलरीज को अपने उन सेंटेंसेस में। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है उसके पास मीडिया को कहने के लिए कुछ नहीं था। उसके पास मीडिया को कहने के लिए कुछ नहीं था। अब इसे बनाएंगे दो वे में, पहला होगा आपका वे और दूसरा होगा मेरा वे। तो बनाते हैं इसका एक सेंटेंस। इसका इंग्लिश बनेगा He has nothing to say in front of media. He has nothing to say in front of media. उसके पास मीडिया को कहने के लिए कुछ नहीं था। इसे दूसरे वे में बनाते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट वे है, इसमें वोकेबलरी का यूज करेंगे। तब इसका इंग्लिश बनेगा He was reticent in front of media. He was reticent in front of media. बिल्कुल चुप खड़ा था, उसके पास कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए, अल्पभाषी था उस टाइम, इसलिए यूज किया गया है रेटिसेंट का। He is reticent in front of media, या फिर उसके पास मीडिया को कहने के लिए कुछ नहीं था। He was reticent in front of media. आइए देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी। आज का 7th वर्ड है ब्लित्सम। ब्लिट्स का मतलब होता है खुशी, और ब्लित्सम जो कि एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है खुश मिजाज व्यक्ति, ब्लित्सम पर्सन। अब इसे किस तरह से यूज किया जाएगा देखते हैं। इसका एक सेंटेंस आपके स्क्रीन के सामने है। यह देखने में अजीब था कि खुश मिजाज व्यक्ति रो रहा था। यह देखने में अजीब था कि खुश मिजाज व्यक्ति रो रहा था। तब इसका इंग्लिश बनेगा, पार्ट बाय पार्ट बनाते हैं, मुझे लगता है थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। यह देखने में अजीब था कि इट वॉज स्ट्रेंज टू सी दैट खुश मिजाज व्यक्ति रो रहा था। ब्लित्सम पर्सन वॉज क्राइंग। बनाते हैं इसको फ्लो में। यह देखने में अजीब था कि खुश मिजाज व्यक्ति रो रहा था। इट वॉज स्ट्रेंज टू सी दैट a blithesome person was crying. It was strange to see that a blithesome person was crying. यह देखने में अजीब था कि खुश मिजाज व्यक्ति रो रहा था। इस तरह से यूज किया जाता है ब्लित्सम का, जहां पर हम बात करें
एक खुश मिजाज व्यक्ति की कंडीशन में बताई कि वो बहुत खुश रहता है, लेकिन यहाँ थोड़ा अजीब लगा कि वो रो रहा है। तो सेंटेंस को थोड़ा सा यूनिक वे में बनाया ताकि आपको एक यूज भी पता चल जाए। यहाँ पर मैंने एक यूज किया है, सबसे पहला जो सेंटेंस मैंने कहा था कि यह देखने में अजीब था, इट वॉज स्ट्रेंज टू सी। बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन निकलता है जब आप इस तरह से किसी वर्ड को कहते हैं। तो आइए देखते हैं लास्ट वोकैबुलरी। आज की लास्ट और 8th वोकैबुलरी है रेयरिंग। रेयरिंग का मतलब होता है उत्सुक होना या फिर तैयार रहना किसी भी काम को करने के लिए। मान लीजिए आपके फ्रेंड्स कहते हैं चलो मूवी चलते हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ मैं तो तैयार हूं, अभी चलो। आई एम रेडिंग टू वॉच मूवी, आई एम रेडिंग टू गो। मुझे चलना ही है, मैं जाने के लिए उत्सुक हूं। वहां यूज किया जाता है रेयरिंग का। आइए देखते हैं इसके सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा। तो रेयरिंग का सेंटेंस है, भाई तू कहाँ है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। ब्रो वेयर आर यू, आई एम रेडिंग टू गो। इसे थोड़ा सा अलग बनाते हैं, पहला पार्ट मैंने थोड़ा सा ऐसे ही कह दिया। इसका सेंटेंस बनेगा, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं जाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडिंग टू गो, आई एम रेडिंग टू गो। मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे लगता है कि सारे वर्ड्स जो कि मैंने यूज किए आज के वोकैबुलरी में बहुत ही नए होंगे आपके लिए। स्पॉइल्ड ब्रेट हो, चाहे ब्लिट्सम हो, चाहे वेहेमेंटली हो, चाहे अबिस्मल हो, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज किए हैं जो कि बहुत ही नए होंगे आप सभी के लिए। तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे और ऐसे नए वर्ड्स के बारे में, क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट है जो कि आप अगर अपने सेंटेंस में यूज करते हैं तो बहुत ही यूनिकली आप बात को कह सकते हैं, बहुत ही छोटे शब्दों में आप उस बात को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।